हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज का आखिरी सेट नंबर 10 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस सेट के साथ हम लोग इस पूरे सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे 500 प्रश्न। 500 प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। जो भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर उन सारे का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पे। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री नाम का एक टैब आपको दिखेगा, एक सेक्शन आपको दिखेगा, उसमें जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पहला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दो यौगिक चाहिए होते हैं, है ना। एक यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और चाहिए क्लोरीन गैस, है ना। क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस को हम यौगिक तो नहीं बोलेंगे, तत्व के अणु होते हैं, है ना। क्लोरीन गैस अपने आप में तत्व ही हो जाएगा। तो ये देखो, सेलेक्ट लाइम है, यानी कि भखरा चूना, है ना। भखरा चूना, उसी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये शुष्क रूप में लिया जाता है, ड्राई फॉर्म होता है इसका, शुष्क बुझा हुआ चूना, है ना। शुष्क होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना। और यहां से प्रवाहित की जाती है क्लोरीन गैस, है ना। यहां से देखो, शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जा रहा है और क्लोरीन गैस जो है प्रवाहित की जा रही है, तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तो बनता है ब्लीचिंग पाउडर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भखरा चूना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, शुष्क बुझा हुआ चूना इसी का लेते हैं, और यहां से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो यहां पर बन जाएगा CaOCl2 का होल ट्वाइस, और बनेगा यहां पर जल। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा वहन करने वाले धात्विक तार से संबंधित है। केवल विद्युत विभव, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक एक धातु का तार जिससे धारा प्रवाहित हो रही है उससे संबंधित तो है, क्योंकि जैसे मान लो ये धातु का तार है, तो इससे अगर धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि इसके सिरों के बीच क्या है, विभवांतर है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, तभी तो करंट जो है फ्लो करेगा। तो ये तो संबंधित है, लेकिन केवल विद्युत विभव लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसके परितः एक चुंबकीय क्षेत्र, हम जानते हैं कि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, तो ये सही है क्योंकि इसमें केवल नहीं लगा हुआ है। केवल ऊष्मा, तार से अगर धारा प्रवाहित होती है तो हम जानते हैं प्रतिरोध कुछ ना कुछ होता है जिसके कारण ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, लेकिन केवल ऊष्मा लिखना यह गलत हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का बनना और ऊष्मा, ये सारे के सारे संबंधित है, लेकिन यहाँ पर केवल लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा, केवल लिखा हुआ यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। कोई भौतिक प्रभाव नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रभाव हमें देखने को मिल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ना, सिरों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ऑक्सीजन के साथ कॉपर की अभिक्रिया में ऑक्सीजन अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो कॉपर है, अगर आप इसको हीट करते हैं, कॉपर को अगर आप हीट करते हैं तो कॉपर के ऊपर एक काले रंग की परत जो है चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड की, ये काले रंग की परत चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड की। तो यहां पर क्या हुआ, कॉपर के साथ अब ऑक्सीजन आकर के जुड़ चुका है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है ना, उपचयन कहलाता है। और यहां पर उपचयन किया किसने है, तो ऑक्सीजन ने किया है, तो ऑक्सीजन को हम लोग उपचायक बोलेंगे। यहां पर अपचायक लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है काले रंग का। जैसे मान लो आपके पास तांबे का एक तार है, उसको आप हीट करो चूल्हे पर, धीरे धीरे उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाएगी, वो कॉपर ऑक्साइड की परत होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हम बोलेंगे कि जो आर है वो सत्य है लेकिन ए असत्य है, जो अभिकथन है वो असत्य है लेकिन जो कारण है वो सत्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक, ए सत्य है नहीं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के मुंह के अंदर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, है ना, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दांत को इस प्रकार रखा जाता है कि जो अवतल दर्पण का इस्तेमाल वो करते हैं, दांत
उस अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के भीतर हो जाए, यानी पोल और मुख्य फोकस के बीच हो जाए, ताकि उसे बड़ा प्रतिबिंब दिखे और साथ में सीधा प्रतिबिंब दिखे। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दांत तो छोटा होता है, छोटा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा तो और भी छोटा बन जाएगा। अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक कण 1.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है। इसके रैखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? अब देखो, ये एक सवाल है जो आपके सिलेबस से बाहर का है, क्योंकि आपको कोणीय वेग, कोणीय चाल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन एक सवाल जो है आया हुआ है, तो हो सकता है ऐसा, है ना, 150, 200, 300 सवाल पर जो है एक सवाल आपको ऐसा सिलेबस से बाहर दिख सकता है। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है। जहां से ज़्यादातर सवाल 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे 100 में एक सवाल बाहर से आने वाले के ऊपर। मीटर पर सेकंड हम जानते हैं एसआई मात्रक होता है ना चाल का। रेडियन पर सेकंड भी एसआई मात्रक होता है कोणीय चाल का, कोणीय वेग का। ये जो आपको स्पीड दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं कोणीय चाल, या फिर आप इसको कोणीय वेग बोल दो। 3 रेडियन पर सेकंड। जैसे ये एक वृत्त है, एक वृत्त है, इस वृत्त में मान लो कोई पिंड जो है घूम रहा है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 1.5 मीटर है। आपसे पूछा गया है कि कोणीय वेग आपको दिया गया है इसका 3 रेडियन पर सेकंड। आपको रैखिक वेग चाहिए। तो रैखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है। रैखिक वेग बराबर होता है कोणीय वेग और गुने में जो वृत्त की त्रिज्या है वो। अब देखो, रैखिक वेग जिसे हम लोग v से डिनोट करते हैं बराबर हो जाएगा, ये ओमेगा, ये W नहीं है, ये ओमेगा है ना, ये ओमेगा है, जो कि 3 रेडियन पर सेकंड है ना, 3 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद ये त्रिज्या 1.5 मीटर। सारे के सारे मान एसआई मात्रक में है, तो ये आपको एसआई मात्रक में मिल जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड। आपको अनुपात चाहिए रैखिक वेग और कोणीय वेग का। रैखिक वेग ये 4.5 है और कोणीय वेग आपको सवाल में दिया गया है 3 है। यह आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 15 से उड़ाएंगे, 15 तिहाई 45, 15 दूनी में 30, तो ये 3:2 का अनुपात आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप चाहो याद रखो वरना मत याद रखो, है ना। इस पर प्रश्न जो है यही देख लो। अभी तक मेरे द्वारा जो भी रेलवे ग्रुप डी का सवाल आपको करवाया गया है 2025 में जो पूछा गया है, उसमें देखो ये एक सवाल आया है जो कोणीय वेग के ऊपर है, तो इसको आप उतना नहीं भी दिमाग में लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आ गया है सवाल तो आप याद रख लो। रेडियन पर सेकंड जो है कोणीय वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा। रेडियन पर सेकंड ये एसआई यूनिट है किसका? एंगुलर स्पीड का, या फिर वेलोसिटी भी लिख करके आ सकता है, कोणीय चाल या फिर कोणीय वेग। और मीटर पर सेकंड आप जानते हो कि चाल या फिर वेग, जो कि अगर केवल चाल और वेग लिखा हुआ है तो आपको रैखिक चाल रैखिक वेग ही समझना है। और ये फॉर्मूला है रैखिक चाल और रैखिक कोणीय चाल में, या फिर रैखिक वेग और कोणीय वेग में। एक शबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है? शबलित पत्ती जिसमें आपको एक से अधिक रंग देखने को मिलते हैं, जैसे यहां पर देख लो ये शबलित पत्ती है। हरा रंग भी आपको देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पर पीला रंग भी देखने को मिल रहा है, कहीं पर ये गुलाबी रंग भी देखने को मिल रहा है। तो एक ऐसी पत्ती जिसमें एक से अधिक रंग पाए जा रहे हैं उससे हम लोग शबलित पत्ती बोलते हैं। तो स्टार्च परीक्षण में लास्ट में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो आयोडीन है वो नीला काला हो जाता है स्टार्च के प्रेजेंस में। तो जहां जहां हरा रंग है हम जानते हैं वहां वहां क्लोरोफिल है। फोटोसिंथेसिस में वहीं पर जो है ग्लूकोज बनेगा और फिर वो ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होगा। तो जब हम आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो जो हरा वाला भाग है वही भाग नीला काला हो जाएगा, क्योंकि हरे वाले भाग में ही फोटोसिंथेसिस होगा, वहीं पर ग्लूकोज बनेगा और वहीं पर स्टार्च बनेगा। तो पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना, हम लोग आयोडीन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं स्टार्च के टेस्ट के लिए, स्टार्च की जांच के लिए, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
एक निषेचित अंडा सामान्यतः मादा जनन पथ में कितने समय तक जीवित रहता है? एक अनिषेचित अंडा, अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होता है ताकि निषेचन हो जाए, लेकिन मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ है तो अनिषेचित अंडा जो है फैलोपियन ट्यूब में 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है। 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है, यानी 24 से 48 घंटे तक जीवित रहता है। तो 24 घंटे हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 27 है और इसमें 14 न्यूट्रॉन उपस्थित है। किस तत्व में? इन 4 में से किस तत्व में? तो प्रोटॉन की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, परमाणु क्रमांक आपको निकालना होगा। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या चाहिए हमें, द्रव्यमान संख्या हमें दिया हुआ है कि 27 है, प्रोटॉन की संख्या अपने को चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। यहाँ से प्रोटॉन की संख्या आप निकालेंगे 13 आ जाएगा, और परमाणु उदासीन होते हैं तो जो प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। तो 13 एटॉमिक नंबर जो है किसका होता है? 13 एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। कम से कम परमाणु संख्या 30 तक जो है आपको याद होनी चाहिए। डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है? तो टेस्टिस जो है नर प्रजनन तंत्र का भाग है, वास डिफरेंस नर प्रजनन तंत्र का भाग है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी नर प्रजनन तंत्र का भाग है, यूट्रस ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। यूट्रस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वेजाइना, सर्विक्स हो गया, ठीक, ओवरी, ये सारे के सारे जो है मादा प्रजनन प्रणाली के हिस्से होते हैं। स्पायरोगारा की कौन सी विशेषता खंडन को सफल बनाती है? स्पायरोगारा जो कि अपने आप में सरल पादप है, शैवाल है, थैलोफाइटा पादप ग्रुप जो है उसके अंदर आता है, और अलैंगिक जनन होता है फ्रेगमेंटेशन के जरिए। कौन सी विशेषता है जिसके कारण फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर होता है? स्पायरोगारा एक कोशिकीय संरचना है, गलत हो जाएगा। स्पायरोगारा पादप जगत के अंदर आने वाला ये जीव है। पादप जगत के अंदर जो जीव आते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। तो स्पायरोगारा है तो बहुकोशिकीय, लेकिन इसकी संरचना बहुत ही सरल है। इसकी संरचना बहुत ही सरल है, ना तो जड़ है, ना तो तना है, ना तो पत्ती है। थैलस जैसा इनका बॉडी होता है, और ये अपने आप में हरा शैवाल है। तो जटिल ऊतक नहीं पाया जाता है, सरल तंतुमय काय, यानी कि बॉडी जो है सिंपल है, फिलामेंटस है। बॉडी सिंपल है, फिलामेंटस है। बॉडी जो है ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में होता है, सिंपल होता है, और कई सारे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। जितने टुकड़ों में टूटते हैं उतने नए स्पायरोगारा जो है बन जाते हैं, उतने नए स्पायरोगारा जो है बन जाते हैं। बीजों की उपस्थिति नहीं होती है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बड़े हॉल में ध्वनि वितरण में वृद्धि करते हैं, सही है। जो बड़े हॉल होते हैं उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे जो साउंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हॉल में हो पाता है। लेकिन अगर हॉल छोटा हुआ तो इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि अनुर्दन भी हो जाता है, यानी कि आप कुछ बोलेंगे तो आवाज़ जो है कुछ देर तक लगातार गूंजती रहेगी। तो ये जो है अच्छा नहीं लगता है सुनने में, है ना। जो नॉइजी साउंड जो है सुनाई पड़ती है, अवांछनीय होती है आवाज़ वो। अनुर्दन, एक बार आपने एक शब्द बोला तो कुछ समय तक वो शब्द जो है गूंजता रहेगा, और आप जब बोलेंगे तो लगातार बोलते रहेंगे तो हर वर्ड जो मुंह से निकलता है वो कुछ समय तक गूंजता रहता है, तो पूरा खिचड़ी बन जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो छोटे कमरों में जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वो अवांछनीय है, अनवांटेड है, सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ध्वनि की पिच को बदल देते हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ध्वनि की पिच जो है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे, और आवृत्ति जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, स्रोत पे, यानी साउंड जिस सोर्स से निकल रही है ना उस पर डिपेंड करती है। आप बोलेंगे तो ये आपके ऊपर पिच जो है निर्भर करेगी। अगर आप बोल रहे हैं तो आपके आवाज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वो नहीं बदलने वाली है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, जब तक कि सोर्स ना बदल दिया जाए।
जब तक कि डिवाइस न बदल दिया जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है। तो हम बोलेंगे पिच भी जो है वो डिवाइस की विशेषता है। पिच यानी कि तारत्व। मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रतिध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, प्रतिध्वनि क्या है, अपने आप में रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन जब हम प्रतिध्वनि की बात करते हैं तो उसमें एक बार जो है रिफ्लेक्शन होता है, 102 बार रिफ्लेक्शन होता है। जब बार बार रिफ्लेक्शन हो तो उसे हम लोग अनुर्धन बोलते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट भी सही होगा, गलत हमारा बी हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, हमारे अंदर उत्सर्जन होता है, उसके लिए उत्सर्जन तंत्र तो है ही, लेकिन हमारे अंदर परिवहन तंत्र भी है। तो उत्सर्जन के लिए परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है? हम जानते हैं कि हमारे उत्सर्जन तंत्र में यूरिया, जो किडनी है उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि ब्लड में यूरिया होता है, यूरिया को बाहर निकालना होता है। तो बॉडी से यूरिया को किडनी तक लाने का काम ब्लड के द्वारा किया जाता है, जो कि परिवहन तंत्र का भाग है। तो अपशिष्ट उत्पादों को उन अंगों तक ले जाने के लिए जो उन्हें निष्कासित करते हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे केस में जो है यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, जो परिवहन तंत्र के द्वारा हमारे उत्सर्जन तंत्र के पास लाया जाता है और उसको यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। यौगिक के अणु की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अणु दो प्रकार के हो सकते हैं, यौगिक के अणु हो सकते हैं, तत्व के अणु हो सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या है? जो तत्व के अणु होते हैं उनमें आपको एक ही प्रकार के तत्व दिखते हैं, जो यौगिक होते हैं उनमें आपको एक से अधिक प्रकार के तत्व दिखते हैं। ठीक है, तो यौगिक के अणु की बात की जा रही है तो एक ही तत्व के परमाणु, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। यौगिक के अणु में आपको एक से अधिक प्रकार के तत्व दिखते हैं, तो एक ही तत्व के परमाणु कहना यह गलत हो जाएगा, यह तत्व के अणु के लिए सही है। तो किसी यौगिक के अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनता है, बिल्कुल सही है। यहां लिखा हुआ है पृथक्करण से बनता है, अलग होने से बनता है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन का एक अणु है, देखो केवल ऑक्सीजन के ही परमाणु है, तो हम बोलेंगे तत्व का अणु है, ये तत्व का अणु है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं अमोनिया, ये अमोनिया है। अब देखो इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, एक नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 हाइड्रोजन का परमाणु है। तो कुल मिलाकर है तो 4 परमाणु, लेकिन कितने प्रकार के परमाणु हैं? 2 प्रकार के परमाणु, 2 प्रकार के तत्व के परमाणु हैं। तो हम इसे बोलेंगे यौगिक का अणु। और ये बनेंगे कैसे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जब संयोजन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। एक पुस्तक मेज पर विराम अवस्था में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का सही वर्णन करता है? अब ये एक बढ़िया सवाल है जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से चेक करेगा, है ना। ये एक अच्छा सवाल है। देखो आप सबने ये याद किया होगा, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया बल आपस में बराबर होते हैं, परिमाण में, दिशा में विपरीत होते हैं। ये आप सब ने याद किया होगा, आपने भी याद किया होगा, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने भी याद किया होगा। जो आपको याद नहीं होगा वो क्या है, इसके साथ हमें कुछ और भी पॉइंट्स याद करने होते हैं। 3 पॉइंट्स आपको याद करने होते हैं। पहला, क्रिया प्रतिक्रिया बल आपस में परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तु पर लगते हैं, यानी क्रिया बल अलग वस्तु पर लगेगा और प्रतिक्रिया जो है अलग वस्तु पर लगेगा। तीसरा पॉइंट हमें यह याद करना होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है वो समान ही प्रकृति के होने चाहिए, यानी अगर क्रिया गुरुत्वाकर्षण बल है तो प्रतिक्रिया भी गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, अगर क्रिया अभिलंब बल है तो प्रतिक्रिया भी अभिलंब बल होना चाहिए। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया बल की जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी एक समान, दोनों अलग अलग पिंड पर लगेगा, परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत होगा। अब आइए हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। मेज द्वारा, पहले तो कहा गया कि मेज है ना, मेज है और इस पर एक किताब को जो है रखा गया है। ये मेज है और इस पर एक पुस्तक को रखा गया है, ये पुस्तक को रखा गया है, विराम अवस्था में है। मेज द्वारा पुस्तक पर लगाया गया अभिलंबवत बल, ये दोस्तों पुस्तक है, ये पुस्तक है, तो इसके ऊपर क्या मेज के द्वारा एक बल लगेगा? मेज की जो सतह है उसके द्वारा एक 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर बल लगेगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, या फिर अभिलंब बल बोल देते हैं, जो यहाँ पर अभिलंबवत बल लिखा हुआ है। इसे हम लोग N से डिनोट करते हैं, R से भी डिनोट करते हैं।
उसके बाद पृथ्वी द्वारा पुस्तक पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। इसी किताब पर पृथ्वी जो है नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। अब बताओ क्या ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि एक तो ये बल ही अलग अलग प्रकार के हैं। कहाँ एक अभिलंब बल और दूसरा जो है गुरुत्वाकर्षण बल, तो बल ही अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो जाता है। साथ में एक ही वस्तु पर लगने वाले ये दोनों के दोनों बल है, जबकि हम जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है अलग अलग वस्तु पर लगते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल और मेज द्वारा पुस्तक पर लगाया गया अभिलंबवत बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, तो जो ऑप्शन ए है सेम टू सेम ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी द्वारा वस्तु पर तथा वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल एक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के बीच में लगता है, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर मेज रखा गया है और मेज पर ये किताब है। किताब पुस्तक है, पुस्तक के पास अपना भार तो होगा जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होगा, तो पृथ्वी इस पुस्तक पर जो है नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो दो पिंडों के बीच काम करता है, यानी कि पृथ्वी और इस पुस्तक के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तो जितने बल से ये पृथ्वी इस पुस्तक को अपनी ओर खींच रही है, उतने ही बल से ये पुस्तक पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो सुविधा के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं यहां पर कि इसको F1 F2 कर देते हैं। F1 जो पृथ्वी लगा रही है इस पुस्तक पर और F2 जो ये पुस्तक लगा रहा है पृथ्वी पे। तो ये दोनों बल आपस में क्रिया प्रतिक्रिया बल हो जाएंगे, दोनों आपस में परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत, एक नीचे की ओर दूसरा ऊपर की ओर। साथ में अलग अलग वस्तु पर जो है ये बल काम कर रहे हैं भाई, एक पुस्तक के ऊपर और दूसरा पृथ्वी के ऊपर, और ये दोनों के दोनों जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं इस ऑप्शन सी में, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। मेज पर पुस्तक का बल और पुस्तक पर मेज का अभिलंबवत बल बलों का संतुलित युग्म नहीं है। अगर हम इस मेज और पुस्तक को देखें तो ये जो मेज की सतह है इसके द्वारा इस पुस्तक पर एक अभिलंबवत बल लगाया जाएगा, मान लीजिए N1। बदले में ये जो पुस्तक है इसके द्वारा इस मेज की सतह पर भी बल लगाया जाएगा N1 के बराबर ही परिमाण में, लेकिन दिशा में विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो N1 है और ये जो N2 है ये भी आपस में बराबर है परिमाण में, दिशा में विपरीत है, और ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल कहलाएंगे क्योंकि अलग अलग पिंड पर लग रहे हैं। दिशा में परिमाण है, सॉरी दिशा में विपरीत है, परिमाण में एक समान है, और दोनों के दोनों अभिलंब बल है। और क्या लिखा है? बलों का संतुलित युग्म नहीं है, बलों का संतुलित युग्म नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, दोनों परिमाण में बराबर है, दिशा में दोनों परिमाण में बराबर है बेसिकली, तो ये संतुलित युग्म होगा। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब से आप केवल इतना मत याद रखना है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल जो है आपस में बराबर होते हैं, परिमाण में, दिशा में विपरीत होते हैं। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि अलग अलग पिंड पर, अलग अलग वस्तु पर ये क्रिया प्रतिक्रिया बल काम करते हैं, और साथ में क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होंगे वो समान प्रकृति के ही होंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी फसल किस्म सुधार विधि है जिसमें वांछित अभिलक्षण प्रदान करने वाले जीन को समाविष्ट किया जाता है? यानी एक पौधा से जीन निकाला जाएगा और उसी प्रजाति के दूसरे पौधे में जीन को डाल दिया जाएगा, यानी जैसा हमें लक्षण चाहिए, जैसा हमें अभिलक्षण चाहिए फसल के अंदर, वैसा जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा उसके डीएनए में। तो इसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि गोल्डन राइस है ना, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बैंगन, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं। यदि धारा और प्रतिरोध दोनों को आधा कर दिया जाए तो शक्ति घटकर, तो धारा, प्रतिरोध और शक्ति में कौन सा रिलेशन है? P = V, धारा और प्रतिरोध है ना, P = I² हो जाएगा। P = I² में R हो जाएगा। तो अगर आप धारा को आधा करते हो तो इसके कारण शक्ति जो है पहले
इसकी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है, इसको आधा करोगे तो शक्ति 1/4। ठीक, सीधा संबंध है। अगर हम प्रतिरोध को आधा करते हैं तो इसके कारण शक्ति जो है वो आधी हो जानी है, तो कुल मिलाकर शक्ति पहले की 1/8 हो जाएगी, प्रारंभिक मान की 1/8। निम्नलिखित में से किस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता अधिकतम होगी? तो H+ आयन की सांद्रता और pH में उल्टा रिलेशन होता है ना। ये H+ आयन की सांद्रता को ऐसे डिनोट करते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर H+ लिख देंगे, तो ये H+ आयन की सांद्रता है और pH के बीच में उल्टा संबंध होता है। तो जिसकी H+ आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा, pH उतना ही कम। तो इसमें pH सबसे कम 3 है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपरी भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है? प्याज की जड़ की वृद्धि उसके ऊपरी भाग को काटने के बाद क्यों रुक जाती है? अगर आप ये प्याज की जड़ है, अगर आप यहाँ से इसको काट देते हो तो इसकी वृद्धि जो है रुक जाती है, जड़ की वृद्धि रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जो जड़ है उसके शीर्ष पे ही विभव ज्योति की ऊतक पाया जाता है। अगर आप इसको काट देंगे, उसके शीर्ष वाले भाग को काट देंगे, तो विभव ज्योति की ऊतक जो है वहां से खत्म हो जाएगा, और वही ऊतक जिम्मेवार होता है, तने के शीर्ष पे भी पाया जाता है, जड़ के शीर्ष पे भी पाया जाता है, और वही जिम्मेवार होता है लंबाई को बढ़ाने के लिए, चाहे तने की लंबाई हो चाहे जड़ की लंबाई हो। तो अगर आप काट देंगे शीर्ष वाले भाग को, तो वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो अब वहां पर मौजूद नहीं है, तो इससे जड़ की जो लंबाई है वो नहीं बढ़ेगी। तो शीर्षस्थ विभवज्योतक जो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है उसे हटा दिया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा को डैश कहा जाता है? विभव ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। अब देखो इन लोगों ने क्या किया है, ट्रांसलेशन का कमाल। हम जानते हैं स्थिति या विन्यास के कारण जो मौजूद ऊर्जा होती है उससे हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं अंग्रेजी में। अब इन लोगों ने ट्रांसलेशन में डाला होगा, ट्रांसलेटर में पोटेंशियल एनर्जी लिख करके आगे यहाँ पर पोटेंशियल का मतलब विभव ऊर्जा, जबकि विभव ऊर्जा नहीं बोला जाता है ना। पोटेंशियल जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभव में अंतर, तो वहां से पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर विभव दे दिया गया है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा होता है। हिंदी पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर विभव ऊर्जा ये सब तो होगा नहीं, स्थितिज ऊर्जा जो है यहाँ पर होनी चाहिए, तब जाकर के हम आंसर ए बोलेंगे। ठीक, स्थितिज ऊर्जा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के बारे में, अवतल दर्पण के लिए यह दर्पण के पीछे स्थित होता है, गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने होता है वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण के पीछे होता है वक्रता केंद्र। ठीक, तो ये सही है, ये गलत है, सत्य नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह दर्पण का हिस्सा नहीं होता है, ये तो बिल्कुल सही है, दर्पण का हिस्सा नहीं होता है ना। अगर हम वक्रता केंद्र की बात करते हैं या फिर मुख्य फोकस की बात करते हैं, दोनों ही वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दर्पण का हिस्सा नहीं है, दर्पण का हिस्सा ध्रुव होता है। ये जो वक्रता केंद्र है ये उस गोले का हिस्सा होता है जिस गोले का भाग दर्पण होता है। यह दर्पण की परावर्तक सतह के बाहर स्थित होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक आबंध किसके द्वारा बनते हैं? सहसंयोजक आबंध कोवैलेंट बाउंड बनता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बाउंड है, कैसे बना है? तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के अपना डुप्लेट पूरा करते हैं, जो हीलियम अक्रिय गैस है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एक कोवैलेंट बाउंड बनता है, एक एकल आबंध बनता है जो कि सहसंयोजक आबंध है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, जबकि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक बंध बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं
उसके नाम के अंत में आपको एन दिखेगा, ANA, है ना, नाम के अंत में आपको एन दिखेगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दोस्तों एल्केन बोलते हैं। अब देखो यहां पर इन 4 ऑप्शन में एकमात्र ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, जिसके नाम के अंत में आपको एन दिख रहा है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है। फॉर्मूला होता है इसका C6H12, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसकी संरचना ये होती है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, और सारे पर जो है 2-2 हाइड्रोजन होते हैं। बाकी के देखो, ये नाम के अंत में इन है, ये नाम के अंत में इन है, तो ये दोनों के दोनों कहलाते हैं एल्कीन के सदस्य, एल्कीन है। और एल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ देखो नाम के अंत में आइन है, आइन है, यानी कि ये एल्काइन का सदस्य है, एल्काइन समझौते श्रेणी का सदस्य है, और इसके फॉर्मूले में आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। तो जो एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जबकि एल्केन वाले जो होते हैं जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एक वस्तु पानी पर तैरती है यदि, वस्तु पानी में तैरती है मतलब वस्तु का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है, इसका घनत्व पानी से कम है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लघु अवधि की फसल किस्मों का लाभ नहीं है? यानी वैसे फसल जो कम समय में ही तैयार हो जाते हैं उसका लाभ नहीं है। शीघ्र कटाई, अगर फसल जल्दी तैयार हो जा रही है तो उसकी कटाई भी जो है जल्दी से कर ली जाएगी। उत्पादन लागत में कमी, सही है ना, अगर जल्दी फसल तैयार हो जाएगी तो जल्दी से उसकी कटाई कर ली जाएगी, तो देख रेख में जो खर्चे होने हैं वो सब कम होंगे। बहुसस्यन की संभावना, यानी कि एक साल में जो है एक से अधिक बार फसल को उगाया जा सकता है। अगर फसल जल्दी तैयार हो जाती है तो पहले वाले फसल को काट करके जो नेक्स्ट हमें फसल उगाने हैं वो उगा सकते हैं। फसल क्षति का उच्चतर संयोग, यानी कि फसल के नुकसान होने की संभावना जो है बढ़ जाती है, ये कोई लाभ थोड़ी ना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। फसल का नुकसान होना ये कोई लाभ नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानक परिस्थितियों के अंतर्गत विशेष रूप से अधातु के रूप में वर्गीकृत है? तो हाइड्रोजन जो है अधातु है, बाकी के सारे क्या है, धातु है। मरकरी एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक पिंड पर 5 न्यूटन का नियत बल लगाने पर उसमें बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है, इस बल के कारण कितना कार्य किया जाएगा? देखो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने में विस्थापन, बल गुने में विस्थापन। बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है, बल की दिशा में, है ना, बल की दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है। जब भी बल की दिशा में विस्थापन हो तो कार्य निकालने का ये सूत्र होता है। बल है 5 न्यूटन एसआई मात्रक में, दिशा 5 मीटर एसआई मात्रक में, तो आंसर आ जाएगा 25 जूल एसआई मात्रक में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 25 जूल। कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि जब कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को बुझाड़ा जाता है 7 रंगों में ये प्रकाश टूट जाता है, तो इसी को हम लोग प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में दोस्तों 7 रंग है, विबिग्योर आपने याद कर रखा होगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग है, यानी कि अलग अलग रंग के प्रकाश है। अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए ये जो कांच का प्रिज्म होता है इसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। हम जानते हैं जो अपवर्तनांक है और जो वेवलेंथ है इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। तो अलग अलग रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है, और अलग अलग तरंगदैर्ध्य के लिए यही प्रिज्म, इसी कांच का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होना है, तो अलग अलग अपवर्तनांक पर जो प्रकाश की चाल है वो भी तो अलग अलग हो जाती है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि अलग अलग रंग का जो प्रकाश है वो अलग अलग चाल से प्रिज्म में जो है अलग अलग रंग के प्रकाश की जो गति है, चाल है, वो अलग अलग होती है। ठीक, क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक क्यों अलग अलग होता है? वही क्योंकि तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग एंगल पर ये सारे के सारे प्रकाश किरण जो है मुड़ते हैं, जिससे 7 रंग अलग अलग दिखते हैं। तो बोलेंगे कांच में विभिन्न रंग भिन्न गति से चलते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल और जो अपवर्तनांक है इसमें उल्टा संबंध होता है।
है ना, उल्टा संबंध होता है। और जो अपर्तनांक है या फिर आप सीधा ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, ये रिलेशन होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा भाई उसकी चाल भी अधिक होगी, उसकी चाल भी अधिक होगी। तो सबसे ज्यादा चाल जो है ये लाल रंग के प्रकाश का होता है, इसलिए सबसे कम बैंड होता है, क्योंकि इसके लिए जो अपर्तनांक है वो सबसे कम होता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। और वायलेट जो है सबसे ज़्यादा विचलित होता है क्योंकि इसके लिए अपर्तनांक ज़्यादा होता है, चाल जो है वो कम होती है। तो इस वाले रिलेशन से जो है, इस वाले रिलेशन से जो है आप सारा डिसाइड कर सकते हो। सी ऑप्शन राइट आंसर। दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा ना होकर के एक वक्र है, यह क्या दर्शाता है? दूरी समय ग्राफ, यहां पर दूरी और यहां पर समय। तो अगर मान लो ग्राफ यूं होता तो हम बोलते हैं कि समय के साथ दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि विराम अवस्था में है। लेकिन ये तो वक्र है, ये तो गलत हो जाएगा। ये सीधी रेखा है। अगर मान लो रेखा ग्राफ जो ऐसा मिलता, ऐसा मिलता या फिर ऐसा मिलता या फिर ऐसा मिलता, तो हम बोलते हैं कि एक समान चाल है। एक समान चाल हम बोलते हैं। दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है उससे हमें चाल जो है मिलती है। लेकिन अगर ग्राफ मान लो कि ऐसा हो, वक्र रेखा हो, वक्र रेखा हो, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कर्व हो, है ना, कर्व हो, वैसे केस में ये असमान चाल को या फिर असमान गति को दिखाएगा। राइट। एक समान त्वरण से गतिमान है, वक्र नहीं, गलत हो जाएगा। पिंड असमान गति से गतिमान है, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, पिंड असमान गति से, क्योंकि दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है उससे जो है आप चाल प्राप्त कर सकते हो। चाल के बारे में कमेंट कर सकते हो, कमेंट करने को त्वरण के बारे में भी कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर हमें सी ऑप्शन दिया हुआ है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे एक समान त्वरण लिखा हुआ है तो ये एक समान त्वरण जो है यहाँ पर नहीं होगा। त्वरण जो है उत्पन्न तो होगा, त्वरण उत्पन्न होगा क्योंकि वेग अलग अलग हो जाएगा। वक्र है, असमान गति है, वेग में परिवर्तन होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन ये त्वरण जो है वो एक समान हो जरूरी नहीं है। पिंड एक समान गति से गतिमान है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंत्रिका ऊतक के संबंध में सही नहीं है? तंत्रिका ऊतक के संबंध में सही नहीं है। तंत्रिका कोशिकाएं लंबाई में बहुत छोटी होती है, गलत हो जाएगा। सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिका ही होती है, न्यूरॉन ही होती है। लगभग 1 मीटर इसकी लंबाई संभव है, तो छोटी होती है कहना गलत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसके उदाहरण है। तंत्रिका ऊतक में जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये दोनों शामिल है, सही है। कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन अक्ष तंतु और वृक्षिका से निर्मित होती है। अब देखो ये दोनों के दोनों शब्द मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। हिंदी माध्यम वालों के साथ ये दिक्कत है ना, हिंदी माध्यम वालों के साथ ये दिक्कत है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से वर्ड उठा कर ले आते हैं। आपको, मुझे नहीं लगता कभी आपने पढ़ा होगा अक्ष तंतु और वृक्षिका, है ना। मैंने भी ये पता किया है कि भाई अक्ष तंतु का मतलब यहाँ पर एक जॉन होता है, और इसके लिए एनसीईआरटी में वर्ड क्या है? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष। और वृक्षिका, वृक्षिका इसका मतलब होता है दोस्तों डेंड्राइट, डेंड्राइट। और इसके लिए एनसीईआरटी में वर्ड क्या है? द्रुमिका, है ना, द्रुमिका। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा के बजाय वक्रित पथ पर घूमती है क्योंकि? चंद्रमा ये बीच में पृथ्वी और चंद्रमा जो है घूमती है सर्कुलर पाथ पे, हम जानते हैं। तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक बल जिम्मेवार होता है जिसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, जो वृत्तीय पथ है उसके केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है, इसे हम लोग अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल जो है ना दोस्तों, इसका फॉर्मूला तो ये होता है mv² डिवाइडेड बाई r। लेकिन ये अभिकेंद्रीय बल अलग अलग केस में अलग अलग प्रकार का बल हो सकता है।
जैसे कि इस केस में क्या होता है, पृथ्वी और ये जो चंद्रमा है इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल होता है। यानी इस वाले केस में आप स्पेशली बोल सकते हो कि ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये किसके बराबर है, ये बराबर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, इसके बराबर है। ठीक है। और जैसे मान लो कि आप एक रस्सी है उसमें पत्थर मान लो आप ऐसे घुमाते हो, उसमें तो पत्थर घूमता है सर्कुलर पाथ पे, वहां पे अभिकेंद्रीय बल जो है तनाव बल के बराबर हो जाता है जो रस्सी में उत्पन्न हुआ है। प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो भी तो सर्कुलर पाथ पे ही घूमता है, तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल, यही अभिकेंद्रीय बल mv² डिवाइडेड बाई r ये बराबर हो जाता है स्थिर वैद्युत बल के बराबर। तो अभिकेंद्रीय बल जिम्मेवार होता है किसी कर्व पाथ पे मोशन के लिए या फिर सर्कुलर पाथ पे मोशन के लिए आप बोल सकते हो। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है अपने गति के जड़त्व के कारण, है ना, अपने गति के जड़त्व के कारण सीधी दिशा में जो है गति करना चाहता है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल जो है इसको घुमा देता है और इस प्रकार पूरा सर्कल जो है बनता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे की जाती है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या की गणना कैसे की जाएगी, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया के उत्पाद। जो धातु के कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट, वो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में आपको मिलेगा एक नमक, सॉल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा, साथ में आपको हमेशा जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये अभिक्रिया जो है आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया जो है कराई जा रही है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो सॉल्ट बनेगा। भाई लवण कौन सा बनेगा, देखो सोडियम दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर लवण बनेगा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखो सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, साथ में अभिक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो बन नहीं है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों के दोनों बनेंगे, यानी ए के साथ 4 जाना चाहिए। ए के साथ 4 देखो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है, यानी सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही है। यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और यहाँ पर देखो H2SO4 है, तो क्या यहाँ से कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों बनेंगे। बी के साथ 2 जाएगा, अब देखो बी के साथ 2 जो है सी ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर धातु कार्बोनेट और अम्ल, धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी के साथ 3 दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल से गुजारा गया, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के जल से, चूना जल यानी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी का जो जलीय विलयन होगा, इसकी अभिक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से करवा देते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये ठोस के रूप में बनता है और जल बनता है यहाँ पर, तो सही है, कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवशेप बनता है। तो सी के साथ 1 जाना चाहिए, नहीं डी के साथ 1 जाना चाहिए, डी के साथ 1 सही है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैसों के मापन में प्रयुक्त दाब की SI इकाई क्या है, तो गैस को मापने के लिए दाब की SI इकाई पास्कल में मापते हैं, पास्कल को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। केल्विन जो है SI मात्रक है तापमान का। हम लोग अपने दैनिक जीवन में टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन केल्विन जो है SI मात्रक है। जूल SI मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का। न्यूटन SI मात्रक है बल का। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, अवतल दर्पणों का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करके तापमान हेतु किया जाता है, सही है। सौर भट्टी में जो है बड़े बड़े अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और अवतल दर्पण के पास ये खासियत है कि सन से आने वाली जो समांतर प्रकाश की किरणें होती है उसको एक बिंदु पर ले जाकर के अभिसरित करते हैं, ठीक, इसीलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकते, सही है। उत्तल दर्पण में हमेशा ही सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनता है।
ये तो सही है ना, नहीं बना सकते हैं तो ये तो सही है, दोनों कथन सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है। ये कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है दोस्तों, इसी को ना नीला कशिश कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है, ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, इसी को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, नीला थोथा कहा जाता है। किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है? तो प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुने में लंबाई बट्टे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रम अनुपाती है काट के क्षेत्रफल के बराबर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो प्रतिरोध है इसके समानुपाती है, तापमान के भी समानुपाती होता है, ये भी याद रखें। प्रतिरोध तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है बढ़ेगा, और प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा जो चालकता है वो उतनी ही कम होगी। अम्ल क्षारक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? अम्ल क्षारक अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये। और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है दोस्तों वो ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वयं किसी तत्व के अणु का उदाहरण नहीं है? तत्व के अणु का उदाहरण, तत्व का अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन गैस है, ये तो O2 होता है, लेकिन अमोनिया देखो NH3 होता है, ये तो तत्व का अणु है लेकिन ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। पानी में हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तत्व का अणु नहीं होगा। अमोनिया यहाँ भी है, ऑप्शन नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, एक ही प्रकार के परमाणु है इसमें, एक ही प्रकार के परमाणु है इसमें, तत्व के अणु कहलाएंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर। लार्वा का उभय परिवर्तनों द्वारा वयस्क मेढक में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब ये भी देखो आपके सिलेबस से बाहर का ही प्रश्न है। मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, हिंदी में कायांतरण कहा जाता है। जो मेढक है, मेढक का लार्वा जो होता है उसे हम लोग टेडपोल बोलते हैं। तो मेढक ने अंडे दिया, उसका निषेचन हुआ और उससे पहले टेडपोल बनेगा, फिर ये जाकर के डेवलप होगा जो यंग फ्रॉग है, यंग यानी कि जो युवा मेढक है उसमें, और तब जाकर के वयस्क बनेगा। तो ये जो लार्वा से वयस्क मेढक का बनना होता है, यानी ये जो पूरा साइकिल चलता है, इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जिसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, हिंदी में कायांतरण कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे अनेक रोग हैं जिनका लैंगिक संचरण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? यानी कौन सा वो यौन संचारित रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो गोनोरिया और सिफिलिस, यही दोनों जो है आपको पढ़ने हैं आपके बुक में। मस्सा जो है ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, ये वायरल है ना, ये भी यौन संचारित बीमारी है लेकिन ये वायरल है। लैंगिक जो मस्सा है वो, गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों बैक्टीरियल है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। कौन सा ऊतक तीव्र विद्युत आवेग को संचालित करने में विशिष्टीकृत है, यानी कि स्पेशलाइज्ड है, जो पेशियों के संचालन को सक्षम बनाता है? कौन सा वो टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को बहुत क्विक, बहुत तेजी के साथ संचालित करता है? तंत्रिका ऊतक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी सरल पथ के अनुदिश गति करती है लेकिन उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है तो हम उसकी गति की दर का वर्णन कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप जो है अपने दोस्त के घर जाते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, है ना, सरल पथ का मतलब सीधी रेखा में आप जाते हैं। आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, लेकिन आप अपने बाइक की स्पीड कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं, यानी कि अपने चाल को बदलते हुए जाते हैं। होता क्या है कि रास्ते में कहीं पर भीड़ आ जाती है, कहीं पर रास्ता खाली रहता है, तो जहाँ भीड़ होती है वहाँ बाइक स्लो कर लेते हैं, जहाँ रास्ता खाली नज़र आ गया, भीड़ नहीं है, थोड़ा फास्ट चला लेते हैं। तो ऐसे आप जो है कभी तेज चलाते हैं कभी धीमी चलाते हैं। तो आप अपनी गति का दर का वर्णन जो है, गति की दर का जो वर्णन है उसको आप कैसे करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है।
तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अलग अलग स्पीड से जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। जैसे आपसे आपका दोस्त पूछ लिया जब आप पहुँच जाएंगे तो कि भाई किस स्पीड से आए हो। आप एक स्पीड से तो आए नहीं हैं, कभी आपने स्पीड को बढ़ाया, कभी आपने अपनी स्पीड को कम किया, तो आप बोलेंगे यार मान के चलना औसत या फिर एवरेज इस स्पीड से आया हूँ। एवरेज मान के चल कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ, एवरेज मान ले कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया हूँ। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि अपने बाइक का जो है देखते हैं ऑडोमीटर, कि चलते समय ऑडोमीटर में क्या रीडिंग थी, और जब पहुंच गए आप अपने दोस्त के घर तब ऑडोमीटर में क्या रीडिंग है। तो आप क्या करते हो कि कुल दूरी निकाल लेते हो, फिर देख लेते हो कि यार कितना टाइम लगा आने में, कुल समय से भाग लगा दोगे तो एवरेज स्पीड जो है आपको पता पड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि सरल पथ है तो यहाँ पर आप स्पीड की जगह पर चाल की जगह वेग बोल सकते हो, तो वहाँ पर विस्थापन बट्टे में समय हो जाएगा, है ना, दूरी बराबर विस्थापन हो जाएगा। जब हम सीधी रेखा में जाते हैं तो जो दूरी वही विस्थापन, तो आप वेग के टर्म में बोल सकते हो। तो कुल समय में औसत वेग का उपयोग करके ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरल पथ के अनुदिश है तो औसत वेग बोल दो, औसत चाल बोल दो, दूरी बोल दो, विस्थापन बोल दो, बात एक ही है ना। सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है तो दूरी बराबर विस्थापन, चाल बराबर वेग। इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, ईसीजी शॉर्ट में बोलते हैं। प्राथमिक उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट की जो एक्टिविटी है ना, जो दिल का धड़कना है, जो हार्ट की एक्टिविटी है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक ग्राफ पर, एक पेपर पर जो है ग्राफ के फॉर्म में उतारा जाता है। तो हृदय की संरचना और कार्य की जांच करना, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जो हृदय है वो कैसे कार्य कर रहा है उसको एक पेपर पर जो है ग्राफ के फॉर्म में उतारा जाता है, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिश्रित संयन क्या है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब हो गया कि एक साथ आप एक से अधिक प्रकार के फसल को उगाएंगे। एक खेत होगा जिसमें आप एक से अधिक प्रकार के फसल को उगाएंगे, उसी को हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। एक खेत होगा जिसमें आप एक साथ एक से अधिक प्रकार के फसलों को उगाएंगे। तो खेतों में ऋतुओं के अनुसार फसलों का चक्रण, तो इसे तो हम लोग फसल चक्र बोल देंगे। बारी बारी से एक ऋतु में फसल उगाना और अगली ऋतु में खेत खाली छोड़ देना, क्रॉप रोटेशन हम इसे बोलेंगे, यानी फसल चक्र के ही अंदर ये आएगा, तो ये भी नहीं होगा। सभी ऋतुओं में से एक खेत में एक ही फसल उगाना, सभी ऋतुओं में एक खेत में एक ही फसल को उगाना, तो ऐसा नहीं होगा। समान ऋतु में एक खेत में कई फसलें उगाना, यही सही हो जाएगा। एक साथ जो है कई फसलों को उगाया जाएगा एक ही खेत में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर परागण को सही ढंग से परिभाषित करता है। पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, पराग स्थानांतरण के बिना बीजांड का निषेचन, ये परागण से कोई मतलब नहीं है इसका। एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण सही है। अगर एक ही पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण हो जाए तो उसे हम लोग स्वपरागण बोल देंगे। यहाँ पर एक पुष्प का पराग कोश है और दूसरे पुष्प का क्या है, वर्तिकाग्र है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे से दूसरे गैर पुष्पी पौधे में पराग का स्थानांतरण, यहाँ पर गैर पुष्पी लिखा हुआ है, तो परागण तो पुष्पी पादप में होता है, गैर पुष्पी पादप में तो होता नहीं है। एक ही पुष्प के भीतर पराग का स्थानांतरण, ये स्वपरागण हो जाएगा, ये स्वपरागण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जाइलम नामक संवहनी ऊतक के घटकों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। तो जाइलम के 4 अवयव होते हैं, वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चालिनी नलिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु ऊतक, ये फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। ये दोस्तों फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। ये फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पदार्थ है जो बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो मक्खन, चावल, रोटी, प्लास्टिक। प्लास्टिक गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका अपघटन सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कवक हो। ये सब के सब क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो इन सारे का अपघटन जो है सूक्ष्मजीव अपने एंजाइम से कर देंगे। धातु कर्म में अयस्कों के संवर्धन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। अयस्कों के संवर्धन यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसी को हम लोग अयस्क का सांद्रण बोलते हैं। तो क्या होता है, अशुद्धियों को हटाना। अयस्क में जो अशुद्धियां होती है दोस्तों उसे गैंग कहा जाता है,
और इस गैंग को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग अयस्क का संवर्धन बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। तो अयस्क से अवांछित अशुद्धियां हटाना। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज तार धारा के तापीय प्रभाव पर या फिर ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जब धारा अधिक बहने लगती है जरूरत से ज्यादा तो जो फ्यूज तार है ये गल जाता है और परिपथ टूट जाता है। ये धातु है, इसको बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पोटेशियम, उसके बाद आपका आ जाएगा कैल्शियम और देन एल्यूमिनियम। बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले कम वाले को लिखेंगे एल्यूमिनियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद पोटेशियम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये बढ़ते क्रम है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पूरा सेट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोगों ने 500 सवाल जो है इस सेट के अंदर पूरे कर लिए हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।